स्टूडेंट्स, हमारा एसी फंडामेंटल का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 फॉर द BEEE थर्ड सेम मैकेनिकल। अब टॉपिक है हमारा फेज़। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फेज़ एंड फेज़ डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेज़ क्या होता है। फेज़ बेसिकली फेज़ ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज़ एडवांस्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड ओरिजन। यानी कि जो ये एक फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये एक तरह का फेज़ है जो कि जीरो से एडवांस हो रही है, ठीक है ना। इस वेव का फ्रैक्शनल, इस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फ्रैक्शनल पार्ट को हम फेज़ कहते हैं। जैसे कि आपको ये डॉटेड लाइन में दिखाई दे रहा है कि ये जो फाई है, दिस इज़ योर फेज़। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ साइकिल, साइकिल का फ्रैक्शनल पार्ट जो कि जीरो से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको हम कहते हैं एक फेज़ बेसिकली। लेकिन हमें कंसर्न, हम कंपेयर करते हैं टू फेजेस को आपस में कि इन दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस है या नहीं। तो फेज़ डिफरेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ज़्यादा कंसर्न करना है हमने फेज़ डिफरेंस के ऊपर। अब फेज़ डिफरेंस हमेशा हमें दो क्वांटिटीज़ के बीच में ही लेना है। अभी फेज़ है सिर्फ एक ही, zero and maximum at the different instant, they are said to have a phase difference। यानी कि जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की जीरो वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग इंस्टेंट पर होती है, उसको तो हम कहेंगे कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस है। अगर उनकी जीरो और मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट पर होती है, देन वी कैन से दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इन फेज। अगर नहीं है तो देन वी कैन से डैट दे आर इन आउट ऑफ फेज, ठीक है। तो अब हमें आगे जैसे ही हम एसी सर्किट्स को पढ़ेंगे तो हमें यही इसी बेस पर, इसी फेज डिफरेंस के बेस पर कि वो इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, वो लैग कर रहा है एक फेज से या लीड कर रहा है, हमें उस कंसेप्ट के साथ आगे स्टडी करना है। अंडरस्टैंड। अब है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू द प्योर रेजिस्टेंस। अब हम यानी कि एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस में जब हम एसी सर्किट डालते हैं देन तो एसी वोल्टेज यानी कि अगर हम देते हैं रेजिस्टेंस में तो उसका बिहेवियर हमें जानना है कि तो रेजिस्टेंस का बिहेवियर क्या रहता है। यानी कि हमें उसमें वोल्टेज क्या दी है हमने, उसमें उसका करंट क्या होगा और उसकी पावर क्या होगी, वो हमें देखना है। तो देखिए, जैसे कि अब ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू द प्योर रेजिस्टेंस। अब इसमें हमने एक रजिस्टर, ये जैसे कि सर्किट में दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर आर यूज़ किया है और उसको हमने एसी सप्लाई दी है जिसकी वैल्यू है E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर आप इसका अब हमें इसके यानी कि करंट, देखिए जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं साइनसोइडल वोल्टेज E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, देन करंट क्या होगा, करंट भी आपका यहाँ पर IM साइन ओमेगा टी होगा। मीन्स देयर वुड बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ये आपने बात याद रखनी है। जब हम रजिस्टर में AC वोल्टेज देते हैं देन देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। इसका फेजर डायग्राम हमें ये शो हो रहा है और देखिए जैसे कि इन फेज है यानी कि इसकी जीरो और मैक्सिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पर है E और I की, हमें ये बात नोट करनी है इसमें। अंडरस्टैंड। सिमिलरली पावर क्या होगी यहाँ पर, पावर भी यहाँ पर दोनों कर्व्स हमारी देखिए दो वेव्स के बीच में पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट। अब वोल्टेज और करंट की वेव को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं देन E और I को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पावर कर्व क्या आएगी, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव कर्व आएगी। सिमिलरली एक नेगेटिव और नेगेटिव कर्व को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देन इट वुड बी पॉजिटिव कर्व। नेगेटिव इनटू नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो हमें पॉजिटिव कर्व दिखाई देगी पावर कर्व भी। अंडरस्टैंड। सिमिलरली
अब हमारी जो एक्चुअल में पावर होती है दैट इज E इज इक्वल टू E इंटू आई। E इज द RMS वैल्यू एंड I इज ऑल्सो द RMS वैल्यू। अंडरस्टैंड। अब RMS वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए √2 से, दैट वुड बी योर RMS वैल्यू। ठीक है। अब सिमिलरली हम बात करते हैं इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। ये L इज द इंडक्टेंस। अब ये एक इंडक्टर है, एक कॉयल है, इसमें अगर हम देते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देयर वुड बी अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ पर वोल्टेज अगर साइनसोइडल वेव आपने दी है तो करंट की जो वेव आएगी, जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो लैगिंग करंट होगा। लैगिंग करंट इट मीन्स जो जीरो है वोल्टेज की उसके बाद जीरो आएगी आपकी करंट की, और जीरो और मैक्सिमम वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पर होंगी। इट मीन्स देयर वुड बी ए आउट ऑफ फेज, यानी कि देयर मस्ट बी अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज। और ये अगर प्योर इंडक्टर है, हमने प्योर इंडक्टर लेकर चल रहे हैं, तो प्योर इंडक्टर के केस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ये बात हमने याद रखनी है। ठीक है। जैसे कि इस वेक्टर डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि वोल्टेज का फेजर हमने एक्स एक्सिस पर बनाया है, तो वाई एक्सिस पर आपका 90 डिग्री पर करंट का फेजर आएगा, यानी कि करंट का फेजर हम एंटी क्लॉकवाइज हम शो देखेंगे तो इट वुड बी योर वोल्टेज इज यानी कि करंट जो है वो लैगिंग बिहाइंड है वोल्टेज से। अंडरस्टैंड। वोल्टेज का फेजर आगे है और करंट का फेजर पीछे है, तो लैगिंग करंट फ्लो करता है जब भी आपका इंडक्टर में आप AC सप्लाई देते हैं। और अगर ये प्योर इंडक्टर है तो उसका फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है। ये आपने बात याद रखनी है। अंडरस्टैंड। अगर वोल्टेज आपने EM साइन ओमेगा टी दी है तो करंट आपका IM साइन ओमेगा टी -π/2 होगा। अंडरस्टैंड। जैसे कि वोल्टेज और करंट की इक्वेशन से आपको पता लग रहा है। अब सिमिलरली इसमें फिर एक टर्म आती है आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ AC करंट थ्रू द, जिसे हम XL से डिनोट करते हैं, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 2πfL। ठीक है। अब इसमें पावर क्या होगी? पावर इन बेसिकली इन प्योर इंडक्टेंस वुड बी 0। अब हमें एक बात यहाँ पे नोट करनी है, जो पावर होती है यहाँ पर 0 होगी, क्योंकि अब आपको 4 पावर कर्व्स इसमें दिखाई दे रही हैं, 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव कट कर रही है और पॉजिटिव को नेगेटिव। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये कर्व्स आती हैं। ठीक है। सिमिलरली बेसिकली ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, तो एवरेज पावर जो होती है प्योर इंडक्टर की वो हमेशा ही 0 होती है। ठीक है। उसके बाद आता है अप्लाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू द प्योर कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर में भी ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है और इसको हमने वोल्टेज दी है EM साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट क्या होगा? अब यहाँ पर करंट इंडक्टर का उल्टा होगा, यानी कि लीडिंग करंट होगा। अब करंट यहाँ पर आगे होगा, लेकिन दोनों में वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस होगा, तो इसका फेजर उसके अपोजिट आएगा, उसका उल्टा आएगा। तो जैसे कि अब करंट आगे है एंटी क्लॉकवाइज और वोल्टेज पीछे है। ठीक है। सिमिलरली देयर वुड बी अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें करंट लीडिंग करंट है, इसमें लीडिंग करंट फ्लो करता है जब आप वोल्टेज देते हैं इसके अंदर। ठीक है। सिमिलरली अब ये भी अगर प्योर कैपेसिटर है तो इसका ये फेज डिफरेंस भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पर हमारा करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? जब आप वोल्टेज देते हैं EM साइन ओमेगा टी, देन करंट वुड बी IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। मीन्स लैगिंग करंट। ठीक है। ये बात आपने नोटेशन आपने याद रखनी है। तो हमेशा ही यहाँ पर वोल्टेज लैग बिहाइंड होती है करंट के 90 डिग्री, यानी कि लीडिंग करंट इसमें फ्लो करता है। अब पावर भी इसमें यहाँ पर भी एवरेज पावर जो आपकी होगी वो 0 होगी।
जीरो होगी प्योर कैपेसिटर के केस में। तो सिमिलरली जैसी इसमें कर्व थी, अब यहाँ पर भी दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव पावर कर्व्स ड्रॉ होंगी। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज और करंट को, देन यू विल गेट द एवरेज पावर इक्वल टू जीरो। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पर भी एक टर्म और आती है, ये भी एक तरह की कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द पोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ AC करंट ड्यू टू कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय द XC। इसको हम XC से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/2πfc, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी, C इज द कैपेसिटेंस। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका RL सीरीज सर्किट। अब आपके पास दो सर्किट्स आ चुके हैं। अब इस सर्किट में भी हमें वोल्टेज देनी, अब हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करके वोल्टेज दी है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में R की वजह से देयर वुड बी नो फेज डिफरेंस, बट इनके अब यहाँ पर दो करंट फ्लो करेंगे, एक तो रेजिस्टिव करंट और एक इंडक्टिव करंट। इन दोनों का रिजल्टेंट करंट होगा टोटल करंट। ठीक है, अब इसमें से करंट का एक पार्ट तो वोल्टेज के इन फेज होगा और दूसरा पार्ट आउट ऑफ फेज होगा। यानी कि इंडक्टर है तो करंट लैग करेगा वोल्टेज से। ठीक है, तो रिजल्टेंट करंट यहाँ पर हमेशा यानी कि अब था 90 डिग्री था, अब यहाँ पर लेस देन 90 डिग्री होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी यहाँ पर, जो कि इस फेजर डायग्राम में आपको शो कर रही है OAB, यानी कि OAB इज द राइट एंगल ट्रायंगल जो कि यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर एक पार्ट है वोल्टेज के इन फेज और एक पार्ट है वोल्टेज के आउट ऑफ फेज। इन दोनों का रिजल्टेंट जो करंट आया है वो E है, जो कि यहाँ पर आपको टोटल वोल्टेज दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस केस में आपकी वोल्टेज, आपकी पावर जो होगी, यहाँ पर पावर हमेशा आपकी VI cos phi होगी। यहाँ पर एक फैक्टर नज़र आएगा आपको cos phi, पावर फैक्टर। तो पावर कंज्यूम्ड यहाँ पर आपकी प्योरली जीरो नहीं होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वजह से आपकी पावर होगी, डैट वुड बी यूअर VI cos phi। ठीक है, और जिसकी वैल्यू हम अब पावर फैक्टर यहाँ पर एक टर्म निकल कर आएगी जिसकी वैल्यू होती है इट इज़ द रेशो ऑफ द रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस, यानी कि cos phi इज इक्वल टू R/Z। ठीक है, अब फिर उसके बाद आता है आपका RC सीरीज सर्किट। RC सीरीज सर्किट में भी सेम वही है, दो करंट फ्लो करेंगे, एक रजिस्टर की वजह से, एक कैपेसिटर की वजह से। रजिस्टर का करंट वोल्टेज के इन फेज होगा और कैपेसिटर का करंट लीडिंग करंट होगा वोल्टेज से। तो दोनों के करंट के की एल्जेब्रिक सम से आपका रिजल्टेंट करंट फ्लो करेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक तरह का लीडिंग करंट होगा विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। यानी कि उन दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा उस रिजल्टेंट करंट और टोटल वोल्टेज में वो लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि फाई के इक्वल होगा, विच इज़ द is the right angle triangle where the two parts are coming, one is from the due to the resistor and another is due to the capacitor। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब आपको ये इम्पीडेंस ट्रायंगल यहाँ पर याद रखनी है कि इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होती है। इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको ये शो हो रही है यहाँ पे OAB, जहाँ पर इसका जो X एक्सिस पर जो आपको दिखाई दे रही है वो है रेजिस्टेंस और Y एक्सिस पर है XC, ये कैपेसिटर के केस में है, और ये टोटल जो रिजल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है ये है Z, यानी कि Z इज़ द इम्पीडेंस। एक और टर्म निकल के आई है यहाँ पर Z, Z इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर टू द RC सर्किट और RL सर्किट जो भी है आपके पास। ठीक है, उसके लिए ये भी ओम इसका यूनिट होता है। तो इसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को मिलाकर जो रिजल्टेंट बनती है टोटल रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, सिमिलरली अब फिर आते हैं आपके RLC सीरीज सर्किट। अब तीनों सर्किट आ गए। अब RLC सर्किट में
अब यहाँ पर भी आपका फेज डिफरेंस होगा, टोटल रिजल्टेंट करंट आपने देखना है, यहाँ पर भी लेस देन 5 एंगल से ही आपका वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा, वो आपने चेक करना है। और जेड यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सएल और एक्सी कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है इस सर्किट में। ये इसके 3 टाइप्स होते हैं ये, यानी कि व्हेन एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, व्हेन एक्सएल इज लेस देन एक्सी। तीनों कंडीशन में एक बार ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन सकता है, दूसरी बार में एक ये पूरा इंडक्टिव सर्किट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है इसका बिहेवियर। ये रेजिस्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है और इंडक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका था कंसेप्ट ऑफ फेज एंड फेज डिफरेंस, ये आपने याद रखना है। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।